हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट। वेलकम टू द यूट्यूब लाइव सीरीज जहां पर हम डेली बेसिस पर एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। आई नो कल आपका पहला एग्जामिनेशन है एंड आप लोग अभी उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस आपको चारों सब्जेक्ट्स के ही देने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास स्टॉक मौजूद होना चाहिए जबकि एएफएम एग्जाम्स जब भी आए, ताकि तो आप उसे पढ़ पाए। ओके, तो आज एएफएम का हमारा डे 13 या 14 है ऑफ द डेली एमसीक्यू सीरीज। सो लेट्स बिगिन। अब आज के क्वेश्चंस की शुरुआत होगी, लेकिन आज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बिना टाइम वेस्ट किए हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करना है, जहां पर आपसे लिए जाएंगे थियोरेटिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल एज सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आल्सो। एंड हम साथ ही साथ मार्क करते हुए भी चलेंगे। इनफैक्ट अगर आपने अब तक की हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि उसको प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को भी देखें, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएगी, कुछ ऐसे इनोवेटिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि काफी टेक्निकली डिजाइन किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की। आज का पहला क्वेश्चन है ये। Answers in the chat box, please. What should be recorded regarding records of employee training on AML या KYC? AML is anti-money laundering. Anti-money laundering और KYC के तहत क्या क्या चीजें हैं जो कि रिकॉर्ड की जानी चाहिए? तो ऑप्शंस देख लीजिए और अपने आंसर्स गेस कीजिए। डेट ऑफ ट्रेनिंग, नेचर ऑफ ट्रेनिंग या अटेंडेंस? बिल्कुल सही जवाब। अगर एम्प्लॉय ट्रेनिंग की बात हो रही है तो जो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग करते हैं उन्हें भी, प्लस जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स, उन्हें भी हर चीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है। डेट ऑफ ट्रेनिंग, नेचर ऑफ ट्रेनिंग एज वेल एज द अटेंडेंस ऑल्सो। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल क्लियरली आप इसे समझ पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? When the balance as per cash book is starting point in the reconciliation, the amount of checks issued and not presented are dash. अब इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। मान लीजिए आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास दिया गया है कैश बुक का बैलेंस जो कि स्टार्टिंग बैलेंस है। उसमें अब आप क्या इफेक्ट देंगे उन चेक्स का जो इश्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक बैंक को नहीं मिले हैं, प्रेजेंट नहीं किए गए हैं। यानी कि बैंक में तो उन चेक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं गया अभी तक, बल्कि आपने अपनी चेक बुक आई मीन अपने आपने अपनी कैश बुक से उसे एक डेबिट नहीं क्रेडिट माइनस वाली एंट्री दिखा दी होगी, क्योंकि आपने जैसे ही चेक इशू किया आपने उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा, लेकिन बैंक ने अब तक नहीं किया है। तो उसे रिकंसाइल करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे। आंसर इज ऑप्शन, ताकि आपका कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों मैच कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड depreciation amount will dash। अब मुझे ये बताइए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कौन सा होता है, बताइए, जिसमें आपका बेस हर साल बदलता रहेगा। बिल्कुल सही जवाब है कि जो इस साल की क्लोजिंग वैल्यू होगी आप उसी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, राइट। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जुड़ी हुई कौन सी चीज यहाँ पर करेक्ट है? इट depreciation amount will increase every year, second will not remain constant every year, and third will decrease every year. Do let me know। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बेहद आसान है। आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी रफ फिगर ले लीजिए, 1 लाख की मशीनरी समझ लीजिए और उस पे 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ये लगा लीजिए। बताइए मुझे अब। ओके, लेट मी हेल्प यू। 1 लाख की मशीनरी है, उस पे 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिशिएशन होता है। तो पहले साल में क्या होगा, 1 लाख पे 20%, 80,000 बच जाएगी वैल्यू। ईयर 2 का डिप्रिसिएशन क्या होगा? मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 1 20,000। डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 2 विल बी हाउ मच? 80,000 का 20%, एम आई राइट? कितना होगा वो? 16,000। और उसके बाद वैल्यू कितनी बच जाएगी? 80 माइनस 16, 64,000, करेक्ट। तो बस अब आपको इससे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। डेप्रिसिएशन अमाउंट विल इंक्रीज एवरी ईयर। पहले 20 था फिर 16 हुआ, इंक्रीज कहाँ हुआ? तो ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर। जी हाँ ये है। विल डिक्रीज एवरी ईयर। जी हाँ, 20 के बाद 16, अब अगले साल क्या होगा? 64,000 का 20%, करेक्ट। तो 64,000 का 20% होगा 12,800, यानी कि वो हर साल कम होता जाएगा क्योंकि ये वैल्यू हमेशा गिरती जा रही है, राइट।
सो ये भी करेक्ट है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 और 3। यहाँ पर प्लीज 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 ऑल ऑफ द अबव को सिलेक्ट करने की गलती मत कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस में थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका हाथ चला जाता है ऑल ऑफ द अबव पर, बट हमेशा वो करेक्ट नहीं होता स्टूडेंट्स, एज सेड अर्लियर ऑल्सो। इसलिए आप एग्जाम्पल के थ्रू जा सकते हैं, टेक्निकलिटीज को समझ सकते हैं और इस तरह से आप अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। ऑल राइट, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। To make provision on bad debts, which of the following journal entry is correct? आपको प्रोविजन बनाना है बैड डेट से रिलेटेड, तो कौन सी जर्नल एंट्री करेक्ट होने वाली है? अब यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री यानी कि आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। अब मुझे बताइए करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? बताइए। प्रोविजन बनाया जा रहा है तो प्रोविजन की क्या इफेक्ट कहाँ आता है? पीएनएल अकाउंट में यहाँ पर क्या दिखता है? टू प्रोविजन ऑन बैड डेट्स, राइट। और बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी साइड पर दिखता है। अब देखिए, डेबिट द पीएनएल अकाउंट एंड क्रेडिट द बैड डेट अकाउंट, डेबिट द पीएनएल अकाउंट एंड क्रेडिट प्रोविजन ऑन बैड डेट अकाउंट, डेबिट द प्रोविजन अकाउंट एंड क्रेडिट द बैड डेट अकाउंट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डेबिट द प्रोविजन एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ कस्टमर, ये तब होता है जब हम बैड डेट्स बुक करते हैं, बैड डेट्स टू डेटर। ओके, तो अब ए और बी में से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? पीएनएल टू बैड डेट या पीएनएल टू प्रोविजन ऑन बैड डेट? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पीएनएल टू प्रोविजन ऑन बैड डेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash value of an asset is equal to the present value of the benefits associated with it। यानी कि आपने आज की वैल्यू निकाली है आने वाले सारे बेनिफिट्स की, तो उस वैल्यू को क्या कहा जाएगा? आई थिंक ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑप्शन सी क्या था ये हम भूल चुके हैं और ऑप्शन डी हमने सुना है, तो हमें लग रहा है कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट सॉल्यूशन। इज इट सो? आपका कंफ्यूजन एकदम सही है, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन सी। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ ऑल द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द असेट। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है समझ लीजिए इस पे। क्या आप देख पा रहे हैं इसे? बेटर। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है दिस refers to the underlying or true value of an asset independent of its market price, कि उसे मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। It's often calculated by discounting the expected future cash flows or benefits from the asset back to the PV। ये तो हम जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं तब भी करते थे। आपके सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को आप आज की डेट पर डिस्काउंट कर देंगे, तो जो आपको मिल जाएगी वो होती है आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट। So this calculation takes into account factors like risk and time value of money. While NPV is a valuation method, अब यहाँ पर NPV क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन दिया गया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एक वैल्यूएशन मेथड होता है, वो किसी वैल्यू का नाम नहीं है। ओके, देखिए NPV is a valuation method that calculates the present value of future cash flows minus the initial investment। ठीक है ना? It's typically used for projects or investments, not as a general definition of an asset's fundamental worth। The intrinsic value is the broader concept of the present value of all associated benefits। ठीक है? Intrinsic value जो होती है वो एक broader concept है। So now I would suggest कि आप इस question को स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये कंफ्यूजन अगर अभी आ सकता है तो ये एग्जामिनेशन के टाइम भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज स्टार मार्क द सेम और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रिटेन अर्निंग इज सिनोनिमस टू डैश। रिटेन अर्निंग किस टर्म से मिलती जुलती है? एक्यूमुलेटेड पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट? बिल्कुल सही जवाब। देखिए इसका करेक्ट आंसर भले ही आपको एक झटके में नहीं आया होगा, लेकिन कौन सा इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं है ये ऑप्शंस देख के हमें क्लियरली पता चल चुका है कि ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ही रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं होते।
प्रॉफिट फॉर द ईयर इज नॉट अ रिटेन्ड अर्निंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी रिटेन्ड अर्निंग नहीं होती है और ग्रॉस प्रॉफिट भी रिटेन्ड अर्निंग नहीं होते। तो ऑफ कोर्स हमारे पास बचता है ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। A person having basic savings bank deposit account in a bank can have which of the following accounts in the same bank? किसी पर्सन का अगर बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है तो उसी बैंक में उसका और कौन सा अकाउंट हो सकता है? अब आप बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आंसर्स यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मैक्सिमम आंसर्स आप लोगों के एंड से आए और वो करेक्ट भी हों। बताइए बताइए स्टूडेंट्स। ओके, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। डी तो बिल्कुल नहीं है। अब बताइए सेम बैंक में कौन से और अकाउंट वो पर्सन होल्ड कर सकता है जिसका BSBDA अकाउंट है? तो वो सेविंग्स अकाउंट नहीं होल्ड कर सकता, वो फिक्स डिपॉजिट ओन कर सकता है और RD अकाउंट भी ओन कर सकता है। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी दैट ओनली 2 एंड 3, यानी कि ओनली फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है। अब इससे जुड़ी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्लीज हैव अ लुक। एंड अगेन अगर आप इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाए थे तो स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अब यहाँ आगे बढ़ सकते हैं अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो। देखिए RBI की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग BSBDA अकाउंट का पर्पस होता है कि आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े बाय ऑफरिंग अ सिंपल एंड अफोर्डेबल सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि BSBDA खुद ही एक सेविंग्स अकाउंट है। ओके। टू इंश्योर दिस प्राइमरी गोल इजंट डाइल्यूटेड। अब वो नहीं चाहते कि इस अकाउंट का जो पर्पस है वो डाइल्यूट हो, यानी कि वैसे ही फायदे कोई और अकाउंट दे। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप सेविंग्स अकाउंट उस बैंक में होल्ड नहीं कर सकते जिसमें आपका BSBDA अकाउंट ऑलरेडी है। This is the key restriction. However, the guidelines do not restrict them from having other types of deposit accounts. हाँ, तो आप सेविंग्स अकाउंट के अलावा और कोई अकाउंट बिल्कुल ओन कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओन कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी ओन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ अ ट्रस्ट। अब एक ट्रस्ट के नाम पे एक करंट अकाउंट है। ठीक है। The nomination in this account can be allowed if the nominee is a dash. इस तरह के अकाउंट्स में नॉमिनेशन अलाउड है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब। नॉमिनेशन अलाउड ही नहीं है ट्रस्ट में, तो फिर नॉमिनी कौन है उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंसर इज ऑप्शन डी दैट नॉमिनेशन कैन नॉट बी अलाउड। ओके। एंड इसका डिस्क्रिप्शन है ये। अब इस तरह की कुछ डिस्क्रिप्शंस मैंने इस रीजन से ऐड किए हैं जिससे कि आपको इसे समझने में कोई दिक्कत ना आए और तो और कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा। इन केस सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये जरूर याद रहेगा कि हाँ इसमें कोई बहुत बड़ा सा पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि क्यों नहीं है अलाउड। तो प्लीज हैव अ लुक। Reason behind this is that these entities are legal persons distinct from individual members. अब nominees उनके होते हैं ना जो individual persons हैं कि मैं अपनी जगह या अपने बाद किसी और को अपॉइंट कर रही हूँ, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई भी ट्रस्ट वो खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या आपने कभी सुना है किसी कंपनी की कोई नॉमिनी होती है? कंपनी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वैसे ही ट्रस्ट इज ऑल्सो अ लीगल एंटिटी। Upon the death of trustee or a person named in the trust deed, ट्रस्ट itself continues to exist। यानी कि ट्रस्ट को फर्क नहीं पड़ता उसके ट्रस्टी या किसी और भी मेंबर की डेथ हो जाने से ट्रस्ट चलता रहेगा। The assets held in the trust account belong to the trust and not to any single individual। ट्रस्ट के जो भी assets हैं वो ट्रस्ट के हैं ना ही किसी इंडिविजुअल के। Therefore, allowing the nomination to a specific individual would contradict the nature of the trust and the ownership of the funds। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी चीज अपॉइंटेड नहीं है, ना उसके होने या ना होने से फर्क पड़ता है। राइट। नाउ कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर डैश। ये क्या चीज है?
ऑप्शंस तो जाने माने लग रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ओके, तो मैंने बिल्कुल सही समझा, आप क्या गेस कर पा रहे हैं? देखिए, एक एंटरप्राइज की इकोनॉमिक लाइफ यानी कि एंटरप्राइज की क्या जिंदगी है, ये कौन सा कंसेप्ट बताएगा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का कंपनी के एग्जिस्टेंस से कोई फर्क होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट का एग्जिस्टेंस से कोई लेना देना होता है? गोइंग कंसर्न का होता है? जी हाँ, तो यही है जो एक कंपनी की इकोनॉमिक लाइफ को स्प्लिट करता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से हम ये पता लगाते हैं कि ये कंपनी सालों साल चलती रहेगी और हम नियर फ्यूचर में इसका बंद होना अज्यूम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम अकाउंटिंग उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इन केस अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ओनर्स को ये रियलाइज होता है कि नहीं, ये अब बहुत जल्द बंद हो सकती है कंपनी, तो उनकी अकाउंटिंग का तरीका भी अलग होगा। ठीक है, इसलिए उसे कहा जाता है वायलेशन ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और वैसे केसेस में गोइंग कंसर्न फॉलो भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो फिलहाल आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, अब इसके लिए भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption states that a business will continue to operate। जी हाँ, ये तो हम जानते हैं। Now, because we assume the business will continue indefinitely, we need to create artificial time periods। अब हम क्योंकि ये समझ रहे हैं कि बिजनेस सालों साल चलेगा, तो हमें एक आर्टिफिशियल पीरियड तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, जैसे कि मंथ्स, क्वार्टर्स या ईयर्स, टू रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। Without the going concern assumption, there would be no need to periodically measure performance। बिल्कुल करेक्ट। क्या बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ? So now can we proceed to next question? बहुत theoretical questions हो रहे हैं आज, because वो भी जरूरी है students। Which of the following is an example of fictitious asset? अब आप पूछेंगे नेहा मैम fictitious asset होते क्या हैं? कि मशीनरी ठीक है, फिक्स asset होता है, हम जानते हैं। fictitious asset क्या होता है? Any guesses? बताइए प्लीज। देखिए, फिक्टिशियस असेट्स और कुछ नहीं बल्कि वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपने एक बार इनकर कर दिए, लेकिन उनका बेनिफिट आपको सालों साल मिलने वाला है। जैसे कि कोई प्रीपेड एक्सपेंस आपने एक बार इनकर किया है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलने वाला है। एक से ज्यादा साल के लिए मिल रहा है कोई बेनिफिट, तो आप उसे जाहिर सी बात है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे एज एन असेट। लेकिन अब वो किस टाइप का असेट है? तो वो इनटैंजिबल एसेट नहीं हो सकता। क्यों? इनटैंजिबल एसेट वो होते हैं जो कि फिक्स्ड एसेट जैसी प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, जिन पर डेप्रिसिएशन की तरह ही अमोर्टाइजेशन लगता है, जो दिखाई नहीं देते। लेकिन जो आपके फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिल रहा है। तो अगर आपका गेस ऑप्शन सी था, वो इसलिए रॉन्ग है बिकॉज पेटेंट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। पेटेंट इज एन इनटैंजिबल एसेट। एसेट वो भी है, फिक्स्ड एसेट वो भी नहीं है, टैंजिबल वो भी नहीं है, वो इनटैंजिबल एसेट है, लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस क्या होगा आपका? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टार मार्क द सेम अगर यहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूजन फेस हुई है तो। अब यहाँ पर हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट वर्ड स्टार मार्किंग होगा, क्योंकि जो बिल्कुल बेस लेवल क्वेश्चंस है वो मैंने नहीं लिए हैं। प्लीज डोंट वरी, आप अपना मोरल डाउन मत कीजिए कि मैं तो कोई आंसर नहीं दे पा रहा, मैं दे पा रही हूँ। यहाँ पर जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है वो बिल्कुल बिलो एवरेज नहीं है, वो या तो अबव एवरेज है या हार्ड लेवल क्वेश्चंस है, जिन्हें कि आपको मेमोराइज करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन? बैंक रिकंसिलिएशन क्यों किया जा रहा है, क्या रीजन है उसका? हाँ, अब ये बोनस लेवल क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बता सकती, बताइए। आंसर्स? Yes, option B is the correct answer. Reconciliation of cash book and bank balances. ऑप्शन ए, सी और डी क्या है? कैशियर की मिस्टेक पता लगाना, तो उसके लिए हम रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे। बैंक बैलेंस कितना है उसके लिए भी हम रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे, सीधा जाके अपनी पासबुक प्रिंट करवा लेंगे। और कैश बैलेंस कितना है वो भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में देख सकते हैं।
रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि कैश और बैंक दोनों क्या एक ही जगह स्टैंड करते हैं, ये साबित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री बुक कीपिंग वाज स्टार्टेड बाय डैश। अब क्या आपको याद है, जब जब चैप्टर में किसी भी इकोनॉमिस्ट या किसी भी महान हस्ती का नाम आता था, तो मैं हमेशा बोलती थी कि इसे स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर्स इसे टेस्ट करते हैं और ये भी आपके पास एग्जामिनेशंस का ही एक क्वेश्चन है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग किसने स्टार्ट की, हमने इसे मार्क भी किया है। इन केस आप भूल चुके हैं तो अब बता देती हूँ, आंसर इज ऑप्शन सी। लुकास पेसियोली ने स्टार्ट किया है डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, oh finally practical question, please calculators handy रखिए। X invested 1 lakh in a bank fixed deposit receipt at 6% per annum for 1 year. ठीक है। If interest is compounded on half yearly basis, the amount payable shall be dash. यहाँ पर कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, यानी कि उसे 1 लाख पे 6% मिलना चाहिए था 1 साल का, लेकिन अब उसे 1 साल में 2 बार मिल रहा है इंटरेस्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि उसे 6% पर एनम है, तो फॉर 6 मंथ उसे 3% मिल रहा है, राइट, हाफ मिलेगा ना। और वो 3% मिलने के बाद जो फिगर आएगी वो अगले 6 मंथ तक इंटरेस्ट जनरेट करेगी। बिल्कुल सही जवाब है। ऑन योर कैलकुलेटर्स, 1 लाख +3% इससे होगा क्या, आप पूरे 12 महीनों तक भी रीच कर गए। 0 to 6 मंथ्स आपको 3% मिला, फिर जो 1,03,000 का फिगर था उस पर बाकी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल गया, हो गया अप टू 12 मंथ्स। क्लियर है। आंसर क्या है आपको बताइए, इज इट ऑप्शन डी? बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। बस आपको 6% पर एनम को डिवाइड बाय 2 करना है, बिकॉज पर एनम इज 1 साल का 6%, और यहाँ पर 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको उस इंटरेस्ट को, रेट को भी ब्रेक करना है डिवाइड बाय 2 करके। गलती से भी अगर आपने 1 लाख +6% कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the holding period of bond for which the interest rate risk disappears is called dash. ये क्या बात हुई, तो ऐसा कौन सा पीरियड है जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होने वाला। YTM तो एक तरीका होता है यील्ड कितनी है पता लगाने का, तो वो तो नहीं होने वाला। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, यानी कि आपका बॉन्ड कितने साल का है, उस पीरियड तक क्या आपको इंटरेस्ट रेट के कोई भी रिस्क को फेस करना है, नहीं करना है ना। देखिए, बॉन्ड की ड्यूरेशन अगर 2 साल है तो 2 साल तक आपका इंटरेस्ट कहीं नहीं गया, आपको वो शॉर्ट मिलने ही वाला है। अब वो कंडीशन जरूर डिफर कर सकती है कि आपका मंथली इंटरेस्ट पे आउट है, क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट है, या रिडेम्पशन के दौरान आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा। दैट कैन बी डिफरेंट एंड दैट कैन बी स्पेसिफिक विद एनी अदर केस ऑल्सो। लेकिन क्या आपका रिस्क एलिमेंट हो रहा है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। सो रिस्क यहाँ पर डिसअपियर हो चुका है। ऑप्शन सी सेज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड, उससे कुछ नहीं है, रिस्क तो हो सकता है मैच्योरिटी पीरियड तक। रिडेम्पशन पीरियड ऑफ द बॉन्ड, उससे भी रिस्क हो सकता है। तो रिस्क जहां पर बिल्कुल नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, की बॉन्ड कितने साल का है। पढ़ लीजिए, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बहुत काम की हो सकती है। ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है। It represents the weighted average time until a bond's cash flows are received. ठीक है ना, कि पूरे बॉन्ड के कैश फ्लोज जो आने थे निर्धारित, क्या वो आ चुके हैं, ये उस टाइम की हमें जानकारी देती है। A key property of duration is that if an investor holds a bond for a period equal to its duration, यानी कि जितने दिन की ड्यूरेशन थी, अगर उतने दिन तक किसी इन्वेस्टर ने उसे होल्ड किया है, तो जो प्राइस रिस्क है और जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो एक दूसरे को सेट अप कर देंगे। दिस इज ऑफन रिफर्ड टू एज इम्यूनाइजेशन ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट रिस्क। अभी भारी भरकम फ्रेजेस या वर्ड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग पर लोड मत दीजिए, बस फिलहाल यही समझिए कि इंटरेस्ट रेट का रिस्क अब कौन से एलिमेंट में नहीं होने वाला। तो वो होगा आपका ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। एम आई राइट?
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। The rate of return earned on a bond when purchased at current price when coupon interest is received is called dash। बताइए, यानी कि आपके बॉन्ड पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आपने उसे आज की जो मार्केट वैल्यू है उस पे खरीदा है, तो आप उस रेट ऑफ रिटर्न को क्या नाम देंगे? बिल्कुल सही जवाब, करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड, यानी कि आज ये बॉन्ड मुझे क्या यील्ड ला के दे रहा है, क्योंकि मैंने इसे आज की प्राइस पे खरीदा है और मुझे इस पर इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। Which of the following accounts is called valuation account or contra account? Now what is this thing? आइए देखते हैं, ऑप्शंस देख के हमें अंदाजा आ सकता है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो कौन से अकाउंट्स इनमें से ऐसे हैं जो कि वैल्यूएशन अकाउंट या कॉन्ट्रा अकाउंट के नाम से जाने जाते हैं? पहला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेकंड इज प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट, थर्ड इज स्टॉक रिजर्व अकाउंट एंड फोर्थ इज रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। इनमें से कौन सी प्रोविजन आपको कोई ना कोई चीज की वैल्यूएशन करने में हेल्प कर रहे हैं, बताइए अब। इनमें से आपको पता है, बहुत ही साफ साफ एक ऑप्शन और बनाओ दिख रहा है, एंड दैट और ऑप्शन इज डी वाला, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं किसी एसेट पे प्रोविजन बनाए जा रहे हैं, लेकिन रिजर्व और सरप्लस अकाउंट वो है जो आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में आपकी पर्सनल जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, जो इक्विटी वाला पोर्शन है वो है। इनमें से ये जो बाकी तीन है ये आपकी कैपिटल का पार्ट नहीं है, बल्कि आपके असेट्स को टारगेट कर रहे हैं। एम आई राइट? तो आपको वैल्यूएशन में मदद कौन सी चीजों से मिल सकती है? इन तीनों से मिल सकती है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ओनली। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अगेन, अगर आप ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करने की गलती कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स मत कीजिए, बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़ के ही हमें अंदाजा आ रहा है कि और ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, कैन वी प्रोसीड? ओके, थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि क्यों रिजर्व्स और सरप्लस नहीं। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। देखा आपने कि ये आपकी कैपिटल का पोर्शन है, ओके, व्हिच हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। वो प्रॉफिट जो अभी तक डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। So it is part of owner's equity and doesn't act as a reduction to the value of a specific asset। वही सेम स्टेटमेंट जो मैंने आपसे अभी कहा। Therefore it is not a valuation or contra account in the same way as the others। Clear? Next one, when the accounting standards are not followed by a business। अब एक बिजनेस ने एएस फॉलो नहीं किए तो क्या होगा? सीन वन में द ऑडिटर्स क्वालिफाई दैट देयर ऑडिट रिपोर्ट्स। अब क्या आप इस टर्म से वाकिफ हैं? ऑडिटर्स क्वालिफाई द रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई तो हमने ये सुना है कि हमने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर दिया, मतलब पास कर दिया। तो क्या ऑडिटर क्वालिफाई कर देंगे यानी पास कर देंगे? ऑडिटर की रिपोर्ट जब क्वालिफाइड होती है उसका मतलब है नेगेटिव साइन। ऑडिटर्स ने उसमें कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट दिया है और फिर उसे चेक किया है, इसे कहा जाता है क्वालिफाइड द ऑडिट रिपोर्ट। so, यानी कि वो एक नेगेटिव मार्किंग का साइन होता है। सेकेंड सिनेरियो में इफ ऑडिटर्स डू नॉट क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट्स दे आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि अब ऑडिटर्स को सच बताना होता है, उनसे यही एक्सपेक्टेड है कि वो बिल्कुल ट्रू एंड ऑनेस्ट रिव्यू देंगे? बिल्कुल सही बात है। और जहां पर उन्हें बिजनेस में गलती दिखी, एएस फॉलो नहीं हो रहे थे, तो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं किया, यानी कि रिपोर्ट में नेगेटिव कमेंट नहीं डाला, तो क्या वो खुद गिल्टी हो जाएंगे? बिल्कुल, तो ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन सी, आई मीन सिनेरियो सी, द मैनेजमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट की भी गलती मानी जाएगी। मुझे तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहे हैं। एनी अदर गेसेस बताइए। 1 एंड 2 यानी कि पूरी ऑडिटर की गलती, 1 एंड 3 यानी कि ऑडिटर ऑडिटर को क्वालिफाई रिपोर्ट देनी चाहिए थी और मैनेजमेंट की गलती है। 2 एंड 3 बोलता है कि ऑडिटर भी गिल्टी, मैनेजमेंट भी गिल्टी, लेकिन रिपोर्ट क्वालिफाई हो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। और ऑप्शन डी बोलता है ऑल ऑफ दी अबव, एंड दैट इज द करेक्ट वन। क्योंकि अगर आपके बिजनेस में रिकॉर्डिंग में गलती हुई है, एएस नहीं फॉलो हुए हैं, तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी क्लीन एंड फेयर नहीं हो सकती, और अगर है तो फिर ऑडिटर की गलती एंड मैनेजमेंट की गलती तो है ही। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाइनली।
What is the present worth of rupees 132 due in 2 years at 5% simple interest per annum? बहुत इजी क्वेश्चन है ये. हेल्प मी आउट. बताइए स्टूडेंट्स. कैलकुलेटर्स पे अपनी उंगलियों को टकटकाइए और आंसर लेकर आइए. क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, यानी कि 2 साल बाद आपको 132 रुपीज मिल रहे हैं, तो आज आपने कितने रुपीज इन्वेस्ट करने हैं. सेम यही सवाल है. बिल्कुल सही जवाब दे रही हूँ मैं. एम आई राइट. और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पता है. सिंपल सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए. पी इंटू आर इंटू टी, बस. सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आपको यहाँ मिल जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको दिख रहा है. तो बताइए मुझे, आपको दी गई है 132 की वैल्यू कि 132 इज इक्वल टू हाउ मच. तो प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है. जस्ट अ सेकंड. प्रिंसिपल रेट क्या आपको पता है 5%, टाइम पता है 2 years, और यहाँ पर आपके पास क्या है 132 इज आज की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दी गई है. अब आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे. रिवर्स वर्किंग कर सकते हैं. थोड़ी हार्ड हो जाएगी यहाँ पर, इसीलिए मैं चूज करती हूँ आंसर से सॉल्यूशन पर, आंसर से क्वेश्चन पे जाने वाला रूट. आप समझिए कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो 110 डायल कीजिए अपने कैलकुलेटर में. 110 प्लस 5%, 110 इंटू 5%, सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो 5.5 होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो 110 प्लस 5.5 प्लस 5.5, 2 साल बाद ही हो जाता 121. क्या आपको 121 चाहिए था? जी नहीं. आइए देखते हैं ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज 120. 120 का पहले 5% निकालिए, कितना होगा 6 रुपीज. 120 प्लस 6 प्लस 6 इज इट 132. आपको अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर हिट एंड ट्राई बेस्ट रहेगा, बिकॉज अदरवाइज आपको बहुत इक्वेशंस बना बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो आपके लिए टीडियस हो सकता है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट वन. व्हेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय अ बिजनेस. क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है? यस यस. चलिए तो इसी बात पे बता दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या था. क्वेश्चन रिपीट हो गया है, करेक्ट आंसर बताइए. तीनों ही केसेस राइट हैं. ओके. नेक्स्ट वन. The following differences between the cash book entries and information in the bank statement have been identified. बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन लिंक होते हैं, एंड यू कैन बी लकी अगर नहीं है. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन, कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं आपको. तो यहाँ पर कौन सी चीजें यहाँ पर इन्होंने करेक्ट दी है कि कैश बुक में कौन कौन सी एंट्रीज में चेंज होना चाहिए और बैंक बुक में कौन सी में चेंज होना चाहिए. तो देखिए क्या था ये. फर्स्ट सीन है अमाउंट इनकरेक्टली क्रेडिटेड टू द कंपनीज अकाउंट बाय द बैंक. बैंक ने कंपनीज के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, कैश बुक में हमें पता ही नहीं चला. कैश बुक में हमें पता नहीं चला, तो अब हमें टेक्निकली करना क्या चाहिए. कैश बुक में बाद में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर बैंक में से लेस कर देंगे पासबुक में से. तो यहाँ लिख देते हैं कि बैंक में रिकॉर्ड हो चुका है. ठीक है. लॉजमेंट्स इनटू बैंक नॉट रिपोर्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट्स. बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन कैश बुक में जरूर रिकॉर्ड हो चुका है. बताइए स्टूडेंट्स. बैंक में रिकॉर्ड हो चुका है ना. यानी कि बैंक में किसी ने डिपॉजिट करा दिया, लेकिन आपको कैश बुक में अभी तक खबर नहीं थी इसकी. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं बैंक में रिकॉर्ड हो चुका है. डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. अब बैंक में जो चेक डिपॉजिटेड था वो डिसऑनर हो चुका है, तो इसका इफेक्ट कहाँ देना पेंडिंग होगा. बताइए कहाँ पर इसका इम्पैक्ट देना अभी बाकी है. कैश बुक में, राइट.
बैंक लोन इंटरेस्ट रिकवर्ड बाय द बैंक, बैंक ने लोन इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर दिया, हमारे अकाउंट को उन्होंने डेबिट कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे अब इसे? कैश बुक में। नेक्स्ट वन, checks drawn by the company yet to be presented to the bank, कंपनी ने चेक ड्रॉ कर दिए, यानी कि कंपनी अपनी कैश बुक में दिखा दिया, लेकिन बैंक में अभी तक नहीं दिखाया गया है। तो ये कहाँ दिखाना बाकी है? बैंक में। अब हमारे ऑल्टरनेटिव्स के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कैश बुक में सेकंड और फोर्थ ट्रांजैक्शन हमें दिखानी है, सेकंड नहीं दिखानी है। कैश बुक में थर्ड और फोर्थ हमें दिखानी है, थर्ड और फोर्थ, जी हाँ। और बैंक में 1, 2 और 5, बिल्कुल सही। तो आपका सेकंड ऑल्टरनेटिव बिल्कुल करेक्ट है इस केस में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में। सजेशन हमेशा यही रहेगा कि अगर इस तरह से इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास 3 से 4 सब क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लीज इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ के रखिएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन था बी और सी में जो हमने मार्किंग की है, तो वहां पर आप एग्जामिनेशन में और हड़बड़ी में हो सकते हैं और ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसे रॉन्ग कर देंगे, इसलिए उसे लास्ट के लिए बचा के रखिएगा। बाकी टाइम अपना उस पर इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको शॉर्ट शॉर्ट आता है और जो इतने ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल आपका ऑप्शन बी आपका सही है। आइए देखते हैं क्या इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं। सेम क्वेश्चन नहीं था, यानी कि ये अकेला ही क्वेश्चन आया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, अगेन कैलकुलेटर्स हैंडी रखिए। आई होप आप लोगों को इक्वल बैलेंस मिल रहा है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का, कहीं ना कहीं वो जरूरी है। अगर मैं सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी तो आप शायद सब कुछ याद नहीं रख पाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगी तो आपका ब्रेनस्टॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। तो देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरी। In the books of D Limited, machinery account shows a debit balance of 60,000, यानी कि D की बुक्स में asset है machinery as on April 1, 2019. Okay. The machinery was sold on September 30, 2020. अगले साल बिकती है मशीनरी कितने में? 30,000 में। कंपनी चार्जेस अ डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आपको फाइंड करना है क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, बहुत इजी है। तो इस तरह से कुछ बनाते हैं, देखिए डेट वाइज 60,000 की मशीन थी, पहला ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2020 को आएगा, पूरे 12 महीने। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 20%। तो 60,000 का 20% डेप्रिसिएशन लगाइए, इतना डेप्रिशिएट हुई है आपकी मशीनरी, बची वैल्यू कितनी? 48,000। क्या यहाँ तक आप क्लियर हैं? अब मशीनरी सेल कब होती है? September 30, 2020। कितने में हुई है वो सेकेंडरी मैटर है, 30 सितंबर तक मशीनरी की वैल्यू कितनी है ये बताइए। 30 सितंबर 2020 आने में कितना टाइम है? 31 मार्च से 30 सितंबर, यानी 6 महीने। 48,000 पर आपको लगाना है डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, लेकिन 6 महीनों का। तो आप ये बात ऐसे भी बोल सकते हैं कि 48,000 पे हमें लगाना है 10% डेप्रिसिएशन। एम आई राइट? यानी कि 4800 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप, उसके बाद आपकी वैल्यू कितनी बचेगी? इट विल बी 43,200। क्लियर? अब देखिए वो मशीनरी बिकती कितने में है? 30,000, जिसकी वैल्यू 43 है वो बिकती है 30 में, यानी कि लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 13,200 का लॉस। इज द आंसर ऑप्शन बी? यस इट इज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि 13,200 का लॉस हुआ। बहुत इजी था इसे सॉल्व करना भी। When the accounting standards are not followed by a business, अरे ये तो रिपीट, फिर से रिपीट हो गया स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी, इग्नोर दिस। शायद ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The process known as dash takes advantage of an opportunity to make a riskless profit using three exchange rates. बताइए, अब जहां पर 3 एक्सचेंज रेट्स की बात आ रही है उस तरह की ट्रीटमेंट को क्या कहा जाएगा? नाम से ही आपको अब तक आंसर का अंदाजा आ चुका होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
बताइए। 3, जहां पर 3 आ गया वहां ट्राइंगुलर ही आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। A truck cost 8,900 with a residual value of rupees 500, यानी कि आपको सैलवेज वैल्यू दी गई है, ठीक है। It is estimated that the useful life of the truck is 4 years. आपको यूजफुल लाइफ भी दी है, आपको सैलवेज वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। और क्या दिया गया है हमें? The amount of depreciation expense in year 2 by using the declining balance at twice the straight line rate is dash. Oops. यानी कि पहले आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है और फिर आपको जाना है डिमिनिशिंग बैलेंस के साथ कि आपके सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा, और वो जो रेट होने वाला है वो होगा आपके स्ट्रेट लाइन मेथड से 2 गुना रेट। तो चलिए क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट ये है कि आपको स्ट्रेट लाइन का रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन का रेट फाइंड करना बेहद आसान है। क्या होगा उसका आंसर? स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कीजिए साथ साथ में एंड आंसर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। आपको अब तक कैलकुलेटर्स के साथ वो फ्लुएंसी आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जामिनेशन डे का अगर आप वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाएंगे। ये हो गया आपका कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आपके हर ईयर का डेप्रिसिएशन इतना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। कितना आना चाहिए? 8,900 माइनस 500 डिवाइड बाय 4 शुड बी 2,100। अब तक हम आंसर पे नहीं पहुंचे, ठीक है ना। 2,100 आपका डेप्रिसिएशन होगा 1 साल का, और इसका रेट अगर मुझे फाइंड करना हो तो वो क्या होगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि देखिए 1 साल का डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट। मुझे पता चल गया कि मैंने किस रेट पर इसे डेप्रिशिएट किया है। कॉस्ट ऑफ द असेट क्या होगी? 8,900 नहीं होगी यहाँ पर। आपकी नेट कॉस्ट क्या लग रही है? ये 500 तो आपको मिलने ही वाले हैं ना वापस। फिलहाल के लिए आपका जो पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है वो ये है। सो इसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 25%, यानी कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट है 25%। अब आपका रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का रेट कितना है आपको क्वेश्चन में दिया गया है? ट्वाइस द स्ट्रेट लाइन रेट, यानी कि 25% इंटू 2 विल बी 50%। तो 50% डेप्रिसिएशन रेट के साथ आपको फाइंड करना है सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बताइए अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम कौन से अमाउंट पर डेप्रिसिएशन पहले लगाएंगे? 8,900 पे या 8,400 पे? बताइए स्टूडेंट्स। 8,900 पे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में सैलवेज वैल्यू को कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो 8,900 into 50% is the depreciation expense for year 1, and how much is that? 4,450। इतने का ही डेप्रिसिएशन लग गया और इतने की ही सैलवेज, इतने की ही वैल्यू बच गई, रेसिडुअल वैल्यू। अब अगले साल इस वैल्यू पे लगेगा डेप्रिसिएशन, कितना लगेगा? 50%। 4,450 का 50% कितना होगा? 2,225, और आपको अपना आंसर मिल चुका है। अब ये क्वेश्चन में क्या कुछ भी डिफिकल्ट था? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन ही थे यहाँ पर, और आपने अगर उसे आसानी से समझ लिया तो आप एक बार भी अटकेंगे नहीं और सीधा अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को एस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको अपना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। इतना मत खो जाएं इस टाइप के क्वेश्चंस में कि आप आगे या पीछे वाले क्वेश्चंस देखना ही भूल जाएं। तो अगर आपको लग रहा है जैसे ही ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, प्लीज आगे बढ़िए, इसे लास्ट के लिए बचा के रखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो दैट एक्सप्लेन्स हाउ एफिशिएंटली कंपनीज यूज देयर एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। कौन सा रेशियो है जो ये बताएगा कि कंपनीज कितनी एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूज कर रही हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए?
रेवेन्यू असेट रेशियो ऐसा कुछ होता है। रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो, रेशियो तो होता है लेकिन ये रेशियो क्या बताता है कि आपको कब पैसे मिल जाते हैं अपने करंट आपके क्रेडिट सेल्स से। तो ये रेवेन्यू जनरेट करने में कितनी एफिशिएंट है कंपनी, उससे तो कुछ वाकई ताल्लुक नहीं रखता है। इनकम रेशियो, ये भी कुछ नहीं बताएगा। असेट टर्नओवर रेशियो यानी कि आपके असेट्स और आपके टर्नओवर का क्या रिलेशनशिप है, ये वो बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये मुझे सीरीज ऑफ लिंक्ड क्वेश्चंस लग रहे हैं एंड इस तरह के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। बस एक बार क्वेश्चन समझना है आपको, फिर आपको सारे आंसर्स बाय डिफॉल्ट मिलते जाएंगे। A trader carries an average inventory of 40,000. Average inventory is what? Opening plus closing divided by 2. His inventory turnover ratio is 8 times. आपको inventory turnover ratio भी दिया गया है। If he sells goods at a profit of 20% on revenue from operations, यानी कि प्रॉफिट किस पर है? 20% on sales. चलिए एक बार क्वेश्चन भूल जाइए, एक एग्जांपल सुनिए। प्रॉफिट ऑन सेल्स है, सपोज मुझे एक आइटम 100 रुपए की पड़ रही है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, इसमें 20% लगाती हूँ और फिर मैं इसको बेचती हूँ। तो इस पर 20% लगाया और इसको मैंने कितने में सेल किया? 120। तो ये हो गया मेरा सेल्स प्राइस, ये हो गया मेरा प्रॉफिट एलिमेंट। अब क्या ये 20% प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेल्स है या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है? ये 20% हमने किस वैल्यू पे लगाया? कॉस्ट पे लगाया ना, सो इसे कहा जाएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या होगा? यानी कि 120 का कितना परसेंट होगा? 20 रुपए का प्रॉफिट अगर मुझे कमाना है और 120 में बेचना है, तो मैंने अपनी सेल्स पर कितना परसेंट प्रॉफिट लगा दिया? क्या आप समझ पा रहे हैं? इट विल बी 1/6 ऑफ द सेल्स प्राइस, राइट? तो यही उस तरह से इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि वो जो ट्रेडर है वो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स पे काम करता है, यानी कि आपको सेल्स फाइंड करनी है, फिर उसका 20% फाइंड करना है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट? अब क्या आप समझ चुके हैं? अब मुझे ये बताइए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपने कहा इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टर्नओवर, तो सॉरी फ्रेंड्स, यू आर रॉन्ग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताइए। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो आपको यहाँ दी गई है, जिससे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको मिल सकता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। स्टार मार्क कर लीजिए अगर आपको ये रेशियो, ये फॉर्मूला याद नहीं था, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में हर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने लेक्चर के दौरान भी मल्टीपल टाइम्स हर फॉर्मूला को रिवाइज किया है। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया गया है 8 टाइम्स। इट इज व्हाट? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आपको COGS नहीं पता है लेकिन आपको एवरेज इन्वेंट्री जरूर पता है, तो क्या आपको COGS मिल गए? 3,20,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, COGS 3,20,000 इज द करेक्ट आंसर। आपको कॉस्ट पता चल गई, इन्वेंट्री आपको दी गई थी। अब क्या आप इसे सेल्स निकाल पाएंगे? लेट्स हैव अ लुक। देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे मांग रहा है सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है? आप कॉस्ट जानते हैं, इट इज 3,20,000 कॉस्ट, प्लस आपको एक प्रॉफिट जोड़ना है और फिर आपको मिलेंगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो इसका 20% है, नॉट टू बी मिस्टेकन। ये दोनों ही फिगर्स आपको नहीं पता है और आपको ये फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे बताइए? प्रॉफिट आपको बताया गया है 20% ऑन सेल्स, उसका भी एक रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर आपको दिया गया है तो आप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तक इजीली आ सकते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है तो आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा वो बताइए? आंसर्स प्लीज। आई नो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग है, लेक्चर को भी थोड़ा टाइम हो चुका है, तो शायद आप थोड़ा सा
lethargic फील कर रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। बताना तो है आपको इसे। मैंने इनफैक्ट आपके सामने इक्वेशन भी लिख दिया है। कहीं ना कहीं यही आपका सॉल्यूशन है। देखिए बहुत इजी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आपको नहीं पता और प्रॉफिट भी आपको नहीं पता, बस आपको ये पता है कि वो 20% होने वाला है। तो मैं इसको भी एक्स बना दूं। आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी एक्स है और आपका जो प्रॉफिट है वो 0.2x। ओके, नॉट ओनली एक्स। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। सो 3,20,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.2x। बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है ये। सो 3,20,000 इज इक्वल टू 0.8x। अब क्या मुझे आप x की वैल्यू बता पाएंगे? 3,20,000 डिवाइड बाई 0.8, आपका x आ चुका है 4 lakhs। आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 4 lakhs, यानी कि 3,20,000 आपकी कॉस्ट है, आपका रेवेन्यू है 4 lakhs। अब अगर अगले क्वेश्चन में प्रॉफिट का अमाउंट पूछा जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितना है, 80,000। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओ यस, क्रॉस प्रॉफिट ही है आपका अगला क्वेश्चन एंड आंसर इज 80,000। बिल्कुल इजीली हमने कर लिया इस तरह के क्वेश्चन को। अब देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन जो इससे लिंक्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? Which of the following statement is correct in the context of bookkeeping and accounting? Bookkeeping और accounting से जुड़ी हुई कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? Have a look. ऑप्शन ए बोल रहा है accounting deals with recording of transactions of business and bookkeeping deals with interpretation. Bookkeeping deals with recording and accounting deals with interpretation. Bookkeeping and accounting deals both with recording and their interpretation. Bookkeeping deals with recording and accounting deals with audit. कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं था इसमें। आपको सिर्फ सिर्फ ये याद करना है कि स्टेप नंबर 1 क्या होता था। बुक कीपिंग पहले होती थी या अकाउंटिंग? बुक कीपिंग पहला स्टेप होता था। तो देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और इंटरप्रिटेशन, ये दो अलग अलग स्टेप हैं। रिकॉर्ड कौन करेगा? जो पहले कर रहा है, यानी बुक कीपिंग। और उसे समझेगा कौन? जो सेकंड स्टेप में कर रहा है, यानी अकाउंटिंग। सो आंसर डी क्या इसका करेक्ट आंसर है? आई थिंक यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स डैश। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? उसके बाद ये क्वेश्चन 80% सॉल्व है अगर आपने ये बता दिया कि नॉमिनल अकाउंट क्या है। अकाउंटिंग का रूल नंबर 3 क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वो किस टाइप के अकाउंट्स को डील करता था? देखिए, रूल नंबर 1 था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या वहां पर आपके पर्सनल अकाउंट्स यूज में आ रहे थे? रूल नंबर 2 था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या उसमें आपके रियल अकाउंट्स यूज में आ रहे थे? रूल नंबर 3 में कौन से अकाउंट्स आ रहे थे? नॉमिनल अकाउंट्स, यानी कि आपके सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम वाले अकाउंट्स। 80% सॉल्व है ये क्वेश्चन। अब बताइए, किसी भी नॉमिनल अकाउंट की लेफ्ट साइड पर अगर एंट्री हुई है तो वो क्या होगा? अब कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। कोई भी एक्सपेंस, सपोज सैलरी। आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका सैलरी अकाउंट है, यानी कि आप सैलरी दे रहे हैं वाला अकाउंट, नॉट योर इनकम अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस लिख देती हूँ, ठीक है। अब इस लेजर में यहाँ भी जर्नल एंट्रीज हो सकती है और यहाँ भी एंट्रीज हो सकती है। आपसे पूछा गया है लेफ्ट साइड, यानी कि ये साइड पर कौन सी एंट्री हो? सैलरी एक्सपेंस टू डैश टू कैश। सपोज ये क्या दिखा रहा है आपको? सैलरी टू कैश, क्या बता रहे हैं? कैश गया और एक्सपेंस हो गया, यानी कि आपने एक्सपेंस इनकर किया। सो एवरी एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स इनकम या एक्सपेंडिचर, ओनली इनकम, इनकम या गेन, या एक्सपेंस या लॉस। अब स्टूडेंट्स बता दीजिए मुझे करेक्ट आंसर। देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता।
एक ही साइड पर इनकम और एक ही साइड पर एक्सपेंडिचर कभी नहीं आते। अगर इनकम इस साइड है तो एक्सपेंडिचर इस साइड होगा, एक्सपेंडिचर इस साइड है तो इनकम इस साइड होगी। ठीक है, ओनली इनकम, इनकम या गेन या एक्सपेंस या लॉस। अब लेफ्ट साइड पर क्या हो रहा है, सैलरी टू कैश, इट्स एन एक्सपेंस, आंसर इज ऑप्शन डी। इसी तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, depreciation under sum of years digit is calculated with the help of which of the following। अब आपने डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड के बहुत सम्स देख लिए, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के भी बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, लेकिन सम ऑफ इयर्स डिजिट के क्या देखें? इसे तो सिर्फ हमने जब थ्योरी में पढ़ा था तभी देखा था, राइट? इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व किया, लेकिन इससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला हमने देखा था। एंड नाउ आई वुड वांट यू टू आंसर मी दैट। बताइए, अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रह गए हैं, बहुत जल्द आपको आजाद करने वाली हूँ इस वीडियो से। बस क्लास के कुछ एक या दो क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बता दीजिए। सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? चलिए, अब एग्जामिनेशन में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया और आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान, तो क्या हम एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हैं? अगर आपको तुक्का भी लगाना है, ब्लफ भी करना है, तो आप स्मार्टली कर सकते हैं, रैंडमली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो की जगह कुछ स्मार्ट चॉइस कर सकते हैं। देखिए, रिटन डाउन वैल्यू माइनस सैलवेज वैल्यू into remaining useful life divided by sum of years digit. Original cost minus salvage value into sum of years digit divided by remaining life. Written down value minus salvage value into sum of years digit upon remaining useful life. Original cost minus salvage value into remaining useful life upon sum of years digit. आप ना फर्स्ट पार्ट मत देखिए, ये जो सेकेंड है ना, इसे इसको देखिए। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ इयर्स डिजिट। यहाँ पर कौन सी फिगर छोटी होनी चाहिए और कौन सी फिगर बड़ी होनी चाहिए? रिमेनिंग लाइफ कितनी है और हर ईयर का टोटल कितना है? रिमेनिंग लाइफ वो छोटी फिगर होनी चाहिए और टोटल कितनी लाइफ थी वो बड़ी फिगर होनी चाहिए। तो जहां जहां पर रिमेनिंग अपॉन सम है वो मुझे लग रहा है करेक्ट हो सकता है। सो रिमेनिंग अपॉन सम, ठीक है, हम इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं, ऑप्शन ए को कंसिडर कर सकते हैं, ऑप्शन बी को रूल आउट कर देते हैं, सी को रूल आउट कर देते हैं और ऑप्शन डी को कंसिडर कर सकते हैं। अब ऑप्शन ए और डी में से आपको सोचना है। ऑप्शन ए बोलता है रिटन डाउन वैल्यू माइनस सैलवेज वैल्यू, ऑप्शन डी बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। सेंसिबल कौन सा लग रहा है? जब जब सैलवेज वैल्यू लेस की जाती है वो कौन सी वैल्यू से की जाती है? हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट से होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये लेकिन तुक्का मेथड था, हमें इसे फॉलो नहीं करना है स्टूडेंट्स। आपको जाना है असली जो फॉर्मूला है उसके साथ। करेक्ट फॉर्मूला क्या था? सपोज किसी मशीनरी की यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, तो आप उसकी सारे इयर्स का सम करेंगे, 5 4 3 2 1, क्या आएगा इसका टोटल? 15। अब जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना हर ईयर का, तो आप जो भी डेप्रिशिएबल बेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लाइफ, रिमेनिंग लाइफ अपॉन टोटल लाइफ। ईयर 2 का क्या लगाएंगे? रिमेनिंग लाइफ अपॉन टोटल लाइफ। ईयर 3 का क्या लगाएंगे? रिमेनिंग लाइफ अपॉन टोटल लाइफ। इस तरह से, तो ये इस तरह से वर्क करता है। करेक्ट फॉर्मूला भी यही है, पर तरीका ये करेक्ट नहीं था जो हमने पहले किया। वो सिर्फ इसलिए था इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में कि एग्जामिनेशन में अगर आप स्टक हो गए हैं तो अब आपको क्या करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। स्टार मार्क कर लीजिए। और अभी भी टाइम है, डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर में जाइए और सारे फॉर्मूलाज को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच? इनमें से ऑड वन आउट ऑप्शन कौन सा है? परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पेमेंट ऑफ वेजेस टू लेबरर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ट्रेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर चलिए रॉन्ग कौन सा है? या फिर तीन रॉन्ग होंगे एक राइट होगा, या फिर तीन राइट होंगे एक रॉन्ग होगा। आपको ऑड वन आउट सिलेक्ट करना है।
परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जी हाँ। मान लीजिए अब आप एक मशीनरीज के ट्रेडर हैं, तो आपके लिए तो मशीनरी गुड्स होती है ना, तो आपने जब जब मशीनरी खरीदी तो वो आपके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सो ये तो मेरे को लग रहा है करेक्ट है। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स आर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। हाँ, अब एडवर्टीजमेंट खर्चा एक बार किया लेकिन सालों साल फायदा मिलता है, तो उसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। पेमेंट ऑफ वेजेस टू लेबरर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, लेबर को रोज आप मजदूरी दे रहे हैं, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी ट्रीटमेंट करेक्ट है। भाई रॉन्ग कौन सा है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर ट्रेड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही रॉन्ग है। आप जिन गुड्स में सेल और परचेज करते हैं, यानी कि जिन गुड्स में ट्रेडिंग करते हैं, क्या वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि मशीनरी वाला आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप मशीनरी में ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पर आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे कह सकते हैं? सो ये ट्रीटमेंट रॉन्ग है। ये ऑप्शन ऑड वन आउट है। ये यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ अब अगर मैं कहूँ हमने आज का सेशन रैप अप कर दिया है, तो आज हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिवीजन देख लिया है। आई होप आप लोग सेटिस्फाइड हैं आज के इस रिवीजन वीडियो से, इस लेक्चर से। अपने एग्जामिनेशंस में अगर आप इतना टाइम दे पा रहे हैं, सो वेरी वेल, वेरी गुड। लेकिन अब इट्स द नीड ऑफ द आवर, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास, क्योंकि आपको इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। एम आई राइट स्टूडेंट्स? एग्जामिनेशंस बस आने को ही हैं, आ ही चुके हैं इनफैक्ट, तो अब नहीं तो कब। दैट इज द रीजन हम इसको फुल स्पीड से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है, प्लीज रीच आउट टू अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस, या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर सकते हैं अपने वैल्यूएबल आउटपुट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे एक सेकंड दीजिए, सिर्फ मैं आपको वो स्लाइड दिखा देती हूँ जहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, जहाँ से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं जब जब आपको कोई भी इश्यू अगर आए तब। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। एनीवेज मुझे लग रहा है कल आपका जो एग्जामिनेशन है, फिलहाल आप उसी की तैयारी में बिजी होंगे। सो ये वीडियो आप लेटर ऑन जब भी देखें तब देख लीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ओके, लेकिन देखिएगा जरूर अपने एग्जामिनेशन से पहले इस वीडियो को। ठीक है। ये रही वो स्लाइड। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसे प्लीज 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 सेव कर लीजिए इन केस आप कभी भी हमसे रीच आउट करना चाहें, क्योंकि अभी एएफएम की एग्जामिनेशन को स्टिल यू हैव 4-5 डेज। तो प्लीज तब तक के लिए इस नंबर को भी सेव कर लीजिए। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी वहां से कर सकते हैं, राइट? कहीं भी कोई भी क्वेरी आए, बेझिझक कॉल कर दीजिएगा, हमारी टीम रेडीली अवेलेबल है, बिकॉज अब आपकी एग्जामिनेशन अट मोस्ट प्रायोरिटी है। प्लीज 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 प्लान वेल, अपने टाइम का बहुत अच्छे से प्लानिंग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। जहाँ जहाँ आपको रिवीजन की नेसेसिटी लग रही है उसे रिवाइज कीजिए, लेकिन अभी कोई भी नया टॉपिक शुरू मत कीजिएगा, उससे हमेशा ब्लंडर हो जाता है। क्योंकि अब आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनके बारे में आप कंफर्टेबल हैं। कुछ भी नया सीखने का ये टाइम शायद आपके लिए इनकरेक्ट प्रूव हो सकता है, इसीलिए ओके, ये मेरा सजेशन है। जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उन्हें ही कंटिन्यू करें। So यहाँ पर goodbye, good luck, thank you. CA Neha Bansal signing off. Have a nice day, prepare well, and all the very best for your examinations. Goodbye.